Brought to you by Technosport. नमस्कार जी, नमस्कार। चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है, मैं दुबई में ही हूं। एक्शन यहीं पर है। इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला है, अहम मुकाबला है पाकिस्तान के लिए भी। हारे तो टूर्नामेंट से बाहर, इंडिया जीता तो फिर सेमीफाइनल की टिकट पक्की है। लेकिन मेरे साथ आज दो वर्ल्ड चैंपियंस, हमेशा की तरह आज तक के स्टूडियो से सुनील गावस्कर जी हैं और हरभजन सिंह जी हैं। लेकिन आप हमेशा जानते हैं कि जब इंडिया पाकिस्तान की बात आती है तो सुपरहिट मुकाबला की, तो हम वहां के स्टूडियो भी जाते हैं जहां पर समा टीवी से सवेरा पाशा है मेरे साथ। सवेरा, बताइए क्या है आपके पास? जी जनाब, सबसे पहले तो आपके मेहमानों को बहुत बहुत खुशामदीद, बिकॉज हम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और हमारे पास यहाँ पे जाहिर सी बात है, जब मैं बैठी हूँ समा के प्लेटफॉर्म पे और जोर का जोड़ का शो है, सो वी हैव अ फैमिली ऑफ जोर का जोड़। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट कैप्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑलराउंडर हमारे अपने लाला शाहिद खान आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरी तरफ हमारे साथ मौजूद हैं दी एलिगेंट स्ट्रोक मेकर, इम्पेक्केबल टाइमर, पाकिस्तान टॉप नॉच फॉर्मर मिडिल ऑर्डर बैटर मोहम्मद यूसुफ भी हमारे साथ मौजूद हैं। विक्रांत, हमारी टीम की शुरुआत हमेशा ऐसी होती है, हमारी टीम हमेशा जो है वो एज अंडरडॉग शुरू करती है। मतलब चैंपियंस ट्रॉफी का मौका है तो 2017 क्यों नहीं हम याद कर लेते। 8th रैंक पाकिस्तान टीम इंडिया से पहला मैच हारती और राइट ऑफ कर देते हैं सब, और उसके बाद क्या हुआ वो हम सबको पता है। तो ये तो हमारी टीम अभी वार्म अप हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन ये टूर्नामेंट ऐसा है ना कि वार्म अप होते होते ये ना हो कि टूर्नामेंट खत्म हो जाए, क्योंकि आप होस्ट भी हैं। मैं जानता हूं, और पाकिस्तान तो 1992 वर्ल्ड कप, सनी भाई वाहिद ऐसे इंसान थे जिन्होंने कहा था पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप जीत सकता है, मुझे याद है। तब भी ऐसे हुआ, आप पीछे से आते हैं जीत जाते हैं। लेकिन शाहिद भाई एक बात बताइए, मैं आपको सुन भी रहा था, क्या वाकई इस पाकिस्तान की टीम में वो दम है पीछे से आके इंडिया को भी हरा जाना, फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीत भी जाना? आप दिल पर हाथ रख के पहले बताइए। नहीं, मैं जो भी बात करता हूँ दिल पे हाथ रख के ही बात करता हूँ, और जो बात समझ आती है वो उस बात को लाजमी करता हूँ। देखिए, पाकिस्तान टीम जितनी भी इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी की टीम्स आई हुई हैं वो सारी बहुत ज़बरदस्त तैयारी के साथ आई हुई है। सारी टीमें, उन्हें कंडीशन कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, कंडीशन के हिसाब से सारी टीमों ने अपना होमवर्क बड़ा ज़बरदस्त तरीके से किया हुआ है। हम यहाँ पे थोड़ा सा सिलेक्शन के हवाले से मैं समझता हूँ कि 2-3 एक ओपनर, एक मिडिल ऑर्डर एंड देन एक अच्छा जेन्युइन स्पिनर आपके पास बेंच पे बैठा हुआ होना चाहिए था। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी गलती हमसे बिल्कुल हुई है, हमारी सिलेक्शन कमेटी से गलती हुई है। और जिस तरीके की हमने लास्ट मैच की क्रिकेट खेली है, मेरे ख्याल में हम न्यूजीलैंड से बैटिंग भी अच्छी नहीं कर पाए, हम बॉलिंग भी अच्छी नहीं कर पाए। आखिरी के ओवर्स हम हमारे स्पिनर से जो एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि स्पिनर नहीं थे तो एक्सपेक्टेशन हमारी कंडीशन के हिसाब से ज़्यादा थी स्पिनर से, वो भी हम नहीं कर पाए। थोड़ा सा हमने कप्तानी के हवाले से कुछ डिसीजन मैच के हिसाब से हमने सही नहीं लिए, जिसकी वजह से हम मैच आ रहे हैं। और जब सारी टीमें अच्छी तैयारी के साथ आई हुई होती हैं तो फिर गलती की गुंजाइश कम होती है। आपको तीनों बैटिंग, बॉलिंग एंड फील्डिंग तीनों के अंदर 100% देना पड़ेगा, जब जाके आप अच्छी और बड़ी टीमों के खिलाफ जीत पाएंगे। शायद मैं एक चीज जो देखी, कराची में कंडीशंस भी मुझे लगता है पाकिस्तान ने शायद मिसरीड की। दूसरी बात है, जब आप 321 चेज करते हैं और शाहिद आफरीदी, मोहम्मद यूसुफ, हम दो ऐसे बल्लेबाज जानते हैं जो जिनका खौफ था। शायद मैं ऐसा क्यों लगा कि पाकिस्तान जब बैटिंग करने आया, स्पेशली बाबर आजम, तो शायद ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान वनडे क्रिकेट में भी ड्रॉ ढूंढ रहा है। ड्रॉ तो नहीं था, एक तो थोड़ा सा ये था कि क्योंकि फ़खर की इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से वो अचानक ही कॉम्बिनेशन चेंज करना पड़ा। सऊद शकील को मैं समझता था कि ओपन नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि T20 के अंदर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम काफ़ी अरसे से बड़ा अच्छी अंडरस्टैंडिंग, एक अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ था उन दोनों का। तो मोहम्मद रिजवान को एज अ कैप्टन लीड करना चाहिए था, उसको ओपन करनी चाहिए थी। बाकी ये था कि थोड़ा सा लंबा लेके चले, थोड़ा स्लो डॉट बॉल्स बहुत ज़्यादा हमने खेली है, जिन डॉट बॉल्स पे जो हम पॉजिटिव इंटेंट की बात करते हैं वो सिर्फ छक्के चौकों से नहीं होता, वो सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट करने से भी होता है। तो जो इसी सिचुएशन में न्यूजीलैंड की टीम भी आ गई थी, लेकिन उन्होंने डॉट बॉल्स की बजाय स्ट्राइक रेट जो है वो रोटेट किया है, सिंगल्स पे ज़्यादा फोकस किया है और अपनी पार्टनरशिप को बिल्ड किया है। तो ये वो गलतियां जो हमने की हैं।
बिल्कुल। अब मैं भजीपा के पास आती हूँ और भजीपा की तरफ जो है जाऊंगी। जिस तरह हमने इंडिया बांग्लादेश का मुकाबला देखा, शुरू में कमर तोड़ दी बांग्लादेश की इंडियन बॉलर्स ने, बट वो जो एक पार्टनरशिप लगी, आपको लगता है कहीं ना कहीं दिस इज अ कंसर्न? एक तो यस, फील्डिंग लैप्सेस हमें दिखे और वो नहीं दिखने चाहिए। इंडिया इज अ वेरी सुपीरियर टीम इन दैट मार्क, ओडीआई नंबर 1 टीम है इस वक्त, बट जो वो पार्टनरशिप इतनी लंबी लग गई बांग्लादेश के बैटर्स की, वुड दैट बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर यू? शुक्रिया सवेरा। मेरे ख्याल से देखिए, जो गलतियां हुई हैं पिछले मैच में, वो फील्डिंग में जो लैप्सेस दिखे हैं, वो बहुत कम देखते हैं कि ऐसे लैप्सेस भारतीय टीम करे कि लगातार 2 से 3 कैच छूट जाएं और उसके बाद इतनी बड़ी पार्टनरशिप लग जाए। मुझे लगता है कि बीच में एक और बॉलर जो है वो ऐड किया जा सकता है। 2 लेफ्ट आर्मर खेलने की बजाय मुझे लगता है कि वरुण चक्रवर्ती बहुत घातक गेंदबाज हैं, वो बैठे हुए हैं, उनको खिलाना चाहिए था, जो कि शायद मुझे लगता है मैनेजमेंट नंबर 8 पे बैटिंग भी देख रही है। तो आपको सब चीज तो नहीं मिल सकती है। जो लैप्सेस हुए हैं उसको हम जरूर चाहेंगे देखना कि टीम इंप्रूव करे, वो फील्डिंग में और बेहतर हो, बट ये एक थोड़ा सा कंसर्न तो है ही कि इतनी लंबी पार्टनरशिप हो जाना और पार्टनरशिप तोड़ने के लिए आपके पास वो गेंदबाजी जो है वो ऐसी घातक ना हो, तो फिर अच्छी टीम आपको दोबारा मौका नहीं देगी गेम में आने का। ये तो बांग्लादेश थी जो 228 पे निपट ली। ऐसा भी हो सकता था कि जो अच्छी टीम कोई सामने लग जाए, कोई ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जिनके पास पीछे क्रम पे भी बल्लेबाज वैसे हैं कि जो मैच को आपसे दूर लेके जा सकते हैं। अगर 260, 70, 80 रन लग जाते तो फिर मुश्किल हो सकती थी। ये में एक मैटर ऑफ कंसर्न जरूर है पिछले गेम से, बट उम्मीद करते हैं कि इस मैच में गलतियां भारत कम करेगा। मैं चाहता था भज्जूपा और शाहिद भाई, अगर आप दोनों का, क्योंकि मैं आप दोनों का आपस का व्यू जानना चाहता हूं। ठीक है, मैं और सवेरा तो आपसे सवाल पूछ ही रहे हैं, लेकिन मैं ये मैं चाहता हूं ना, दो फियर्स क्रिकेटर्स की तरह आप अगर दोनों एक दूसरे की क्रिकेट को देख रहे हो तो कैसे देखेंगे? भज्जूपा, आप और शाहिद भाई अगर बात करें। देखो, मैं ये जो पाकिस्तान की प्रेजेंट टीम है, मैं इसको इसी तरीके से देख रहा हूँ कि ये वैसी टीम है जो बहुत सालों से ऐसी टीम पाकिस्तान की देखी नहीं। पाकिस्तान के साथ मुकाबला होता था तो हमेशा लगता था कि सामने टीम ऐसी है कि जो आपको लताड़ सकती है, हरा सकती है, क्योंकि उनके पास स्टार प्लेयर्स थे, उनके पास वो पावर पैक खिलाड़ी थे, गेंदबाजी बहुत अच्छी थी और एकजुटता दिखती थी। तो यहाँ इस टीम में ऑब्वियसली मुझे कुछ ऐसे स्टार पावर जो अपने दम पे मैच जिताने वाले तो लोग जरूर होंगे, बट वो एकजुटता दिखती नहीं है। पाकिस्तान मुझे लगता है कि इंडिविजुअल बेसिस पे उनके पास अभी भी खिलाड़ी हैं जो उनको किसी भी एक पर्टिकुलर दिन में उनको शायद मैच जिता सके। पर जब कहे ना कि ज्यादातर आपके पास 6, 7, 8 खिलाड़ी ऐसे होने चाहिए जो आपको चैंपियनशिप जिताते हैं, वैसी टीम मुझे नहीं नजर आती। हो सकता है मेरा नजरिया ऐसा है, यहाँ मुझे नहीं नजर आ रहा। बाकी शायद वहाँ पे उनके साथ काफी टाइम स्पेंड भी करते हैं, वहाँ की क्रिकेट कुछ ज्यादा बेहतर समझते हैं। बट ये टीम को अगर मुझे कंपैरिजन करना होगा 90s की पाकिस्तान की टीम या अर्ली 2010 तक की टीम या 11-12 तक की टीम, तो वो बहुत सॉलिड टीम्स थी। हमेशा उनके सामने मैच खेलने में लगता था कि मैच होगा, सामने दमदार टीम है। तो ये शायद अब चीजें वो है कि भारतीय टीम के पास खिलाड़ी भरपूर है, नो डाउट। 17 में आप जीते हो, वो भी एक वो बड़ी जबरदस्त इनिंग फकर जमान की, वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के हिसाब से मैं कहता हूँ कि वो आप सीरीज जीते हो। बट कहीं ना कहीं अंतर बहुत आ गया। मुझे लगता है कि जो टीमें पहले बराबरी पे खड़ी होती थी, वो अब भारत थोड़ी सी आगे मुझे लगती है हमेशा पाकिस्तान से। बाकी ये मेरा व्यू है, शायद क्या कहेंगे, मैं उनसे जानना चाहता हूँ कि व्हाट ही फील, इज देयर अ डिफरेंस इन ओपिनियन, या लगता है कि नहीं ये टीम में वाकई दम है पाकिस्तान की? नहीं, मेरे ख्याल में बज्जी ने ऑलमोस्ट बिल्कुल ठीक बात की है, बिल्कुल सही कह रहा है बज्जी। 90s की टीम के साथ इसको टीम को तो नहीं, पाकिस्तान की टीम को हम कंपेयर कर सकते हैं। पहले आपके पास जो हमेशा बात करता रहा हूँ कि मैच विनर्स की कमी है। मैच विनर्स, जिस तरह बज्जी ने कहा कि हाँ आप मैच जितवा सकते हैं लेकिन कोई ट्रॉफी उठाना, उसके लिए आपके पास मैच विनर्स वाकई होने चाहिए। उन बड़ी टीमों के खिलाफ आपका माइंड सेट किस तरीके से खेलता है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि अब इस टीम के अंदर, क्योंकि मैच विनर ना होने की वजह से मैं हमेशा सवेरे यही बात करता हूँ कि हर 11 जो लड़के खेल रहे हैं उन 11 की थोड़ी थोड़ी परफॉर्मेंसेज सबकी होनी चाहिए। ये ना हो कि 2 की बैटिंग में हो गई या 1-2 की बॉलिंग में हो गई। हर एक प्लेयर को कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा बड़े इवेंट को या मैचेस को जीतने के लिए। तो आई एम एग्री जो बजी कह रहा है।
बिल्कुल यूसुफ, कंट्रीब्यूशन जिस तरह बात हो रही है इस वक्त कंट्रीब्यूशन यूसुफ भाई, अगर मैं आपसे सवाल, हम जब पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन की बात करते हैं, ये सही बात है कि मगर ये माननी पड़ेगी कि ऑन पेपर एज फेवरेट्स जाएगी, मैं यूसुफ की तरफ आ रही थी, एज फेवरेट्स जाएगी इंडिया, और पाकिस्तान जो है वो जाहिर सी बात है एक मैच हार कर आई भी होगी। यूसुफ, व्हाट डू यू सजेस्ट कि क्या करना चाहिए पाकिस्तान टीम को उस प्रेशर को ऑफ करने के लिए खुद से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें कोई शक नहीं कि इंडियन टीम बहुत बैलेंस टीम है ऑन पेपर, और पाकिस्तान की टीम वैसे जिसको कहते हैं कि बैलेंस नहीं है। शाहिद ने भी बात की है कि सिलेक्शन में कुछ ऐसी चीज़ें लड़के आ सकते थे, एक स्पिनर प्रॉपर आ सकता था, बैट्समैन आ सकता था, 2-3 लड़के होते तो आप टीम बेहतर हो सकती थी। और एक चीज़ याद रखें, जब बड़ा टूर्नामेंट होता है और पाकिस्तान इंडिया की गेम होती है, एक प्रेशर ज़रूर होता है। उस प्रेशर में आपने देखा होगा कि 2017 की चैम्पियंस ट्रॉफी में भी ब्रिलियंस ठीक कहा, बजी ने भी ठीक कहा है कि इंडिविजुअल प्लेयर्स थे, जैसे फ़खर जमान की इनिंग थी और आमिर का ऊपर से स्पेल था, इन दोनों ने मैच ख़त्म कर दिया। ये चीज़ें हो सकता है हमारे इस मैच में शाह 5 आउट कर दे, नसीम शाह ले सकता है। बैटिंग में आप देख सकते हैं कि बाबर 50 किया है, गो बहुत स्लो 50 है बात समय, लेकिन क्योंकि पास में स्कोर करता हुआ नहीं आ रहा था, अब मुझे लगता है कि उसको 50 हुई है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला हो, वो अच्छी इनिंग खेले इंडिया के ख़िलाफ़, इंडिविजुअल ब्रिलियंस को ऐसी इनिंग खेल दे जिससे हम आउट क्लास कर दें इंडिया को। लेकिन ये बात तो तय है कि उनकी टीम बहुत बैलेंस है, इंडिया की टीम। उनके पास स्पिनर्स भी हैं, फास्ट बॉलर्स भी हैं, बैटिंग बॉल लंबी है उनके पास। फील्डिंग में मैंने काफ़ी अरसे बाद देखा है कि उनकी फील्डिंग में लैप्स आए हैं, वरना उनकी फील्डिंग भी बहुत ज़बरदस्त चल रही थी काफ़ी अरसे से। पास्ट में अगर देखें 92 में, 96 में, 99 में हमारी टीम बहुत स्ट्रॉन्ग होती थी। इनकी टीम में अच्छे प्लेयर थे, इसमें कोई शक नहीं। सचिन था, कपिल बाजी थे, और भी प्लेयर हो सकते हैं, लेकिन हमारी टीम इनसे बहुत बेहतर होती थी। लेकिन ये क्योंकि इवेंट बड़ा होता है, प्रेशर होता है, तो जो टीम अंडरडॉग होती है वो भी जीत जाती है। तो हमारी टीम उससे बहुत बेहतर होती है, लेकिन हमेशा इन्होंने वर्ल्ड कप में हमें मारा है। तो चैम्पियंस ट्रॉफी में मेरा ख्याल है हमने इनको बहुत मरतबा मारा है, 2004 में भी मारा है, 2009 में भी मारा है, 2017 में भी मारा है, और उम्मीद करते हैं कि इस बार भी टीम अच्छा खेले। लेकिन बैलेंस देखा जाए दोनों टीमों का तो इंडिया फेवरेट है, इसमें कोई शक नहीं। सनी भाई, मैं मतलब क्योंकि भज्जू ने वो कहा, शाहिद आफरीदी और मोहम्मद यूसुफ तीनों ये मान रहे हैं कि यहां पाकिस्तान बोरी लेकर आया है, बहुत बड़ी बोरी लेकर आया है, मतलब इतना दबाव लेकर आया है। और दबाव में किसी जमाने में होता था कि पाकिस्तान फिर उठता था। वो कहते हैं ना, बैक्स टू द वॉल में पाकिस्तान सबसे अच्छा रिस्पॉन्ड करता था। 2.5 साल पहले इसी दुबई में राहुल द्रविड़ जब कोच थे, सनी भाई, उन्होंने पाकिस्तान की बॉलिंग अटैक के बारे में कहा था कि यार कमाल है यार, ऐसी बॉलिंग अटैक। बट वो 20 ओवर था, 50 ओवर में पाकिस्तान की बॉलिंग को क्या हो रहा है? बिकॉज वो शुरू अच्छा करते हैं, बट वही शाहीन को देखें, नसीम को देखें, हारिस राउफ को देखें, और लास्ट के जो उन्होंने अपने 5-5 ओवर डालने होते हैं उसमें पिटाई बड़ी ठीक ठाक होती है उनकी। वजह क्या है? देखिए, अगर आप जब कौन से पिचेस पर खेल रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। और अगर आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो पिचेस होती है वो बहुत अच्छी होती है बल्लेबाजी के लिए, और फास्ट बॉलर्स वहां पे अगर अच्छी लेंथ और अच्छी लाइन अगर बॉलिंग नहीं कर पाएंगे और स्विंग नहीं होगा तो फिर वो महंगे साबित होते हैं। आप हारिस राव की बात देखें, उनके पास गति तो जरूर है, उनके पास बड़ी स्पीड है, पर उतनी स्पीड से और या ज्यादा स्पीड से बल्ले से वो बाउंड्री तक जाते हैं क्योंकि उनकी लेंथ ठीक नहीं होती या उनकी लाइन ठीक नहीं होती। जब शाहीन शाह अफरीदी गेंदबाजी करते हैं, नया गेंद होता है तो स्विंग होती है तो खतरनाक होती है। जब स्विंग होना बंद होता है तो फिर बल्लेबाजी थोड़ी आसान बनती है। तो यही तो इम्पोर्टेंट बात है। और जो इमरान खान, वसीम अकरम, वकार यूनुस जब वो गेंदबाजी करते थे तो उनके पास वो कंट्रोल था लाइन और लेंथ पर, और मूवमेंट भी बहुत ज्यादा करते थे इन दी एयर और पिच पर गिरने के बाद, इसलिए वो इतने महान और खतरनाक गेंदबाज थे। तो मैं सिर्फ इतना जानना चाहता था सवेरा सबसे कि एक थॉट है, एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि अगर फ्लैट विकेट हो तो इंडिया को एडवांटेज है, और जिस तरह की विकेट पे कल बांग्लादेश, परसों बांग्लादेश और इंडिया का मैच हुआ था, उस तरह की विकेट पे पाकिस्तान का चांस बढ़ जाता है। तो मैं चाहता हूं चारों अगर छोटा छोटा इसका जवाब दें, सनी भाई, भज्जू, शाहिद भाई, यूसुफ भाई, उसके बाद फिर सवेरा आप सवाल कीजिए। सनी भाई, आपसे शुरू करते हैं। बिल्कुल सनी भाई,
हाँ। एक स्लगिश विकेट जिस तरह की बांग्लादेश के मैच में दुबई में थी, क्या वो पाकिस्तान को चांस देता है ज्यादा? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि भारतीय टीम के पास जो स्पिनर्स है, जो 3 स्पिनर, शायद वो 4 स्पिनर्स भी खिला सकते हैं अगली मैच में पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि शायद हर्षित राणा को वो रिजर्व में रखेंगे, वरुण चक्रवर्ती को स्पिन के लिए वो टीम में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि हाँ, जो कल की मैच हुई थी बांग्लादेश और इंडिया, वहां पेसर्स ने विकेट तो ली थी, पर ज्यादा मतलब जो कंट्रोल था रन्स पे, वो स्पिनर्स का कंट्रोल था, दोनों तरफ के स्पिनर्स। तो मुझे लगता है कि शायद ये भी हो सकता है, और अगर वैसा हुआ तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम का पलड़ा भारी होगा, क्योंकि भारतीय टीम के पास अच्छे स्पिनर्स हैं। ये नया थॉट है, ये नया थॉट है। बजुबा, आप क्या कहेंगे इस पे? मेरी सोच ये कहती है कि देखिए, स्लो पिच के ऊपर भारत को एडवांटेज है, क्योंकि भारत की बल्लेबाजी जो मैं ओवरऑल देख रहा हूँ कि अच्छी बल्लेबाजी उनके पास, जो लड़के हैं वो फॉर्म में है। शुभमन के रन लगे हुए हैं हाल फिलहाल में, इंग्लैंड के सामने बहुत अच्छा खेले। कोहली के रन चाहे नहीं आए, बट उसके इर्द गिर्द जितनी भी बल्लेबाजी है, केएल है, रोहित के रन बन रहे हैं ऊपर से, तो वो मुझे लगता है कि टीम में माहौल ऐसा है कि रन बना देंगे। अक्षर पटेल भी अच्छी फॉर्म में, चाहे कल आउट हो गए। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम के पास जो एडवांटेज है वो बल्लेबाजी तो अच्छी है ही है, और स्पिन बहुत अच्छी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वरुण खेले, चाहे एक लेफ्ट आर्म स्पिनर हम कम कर दें दोनों में से, तो फिर वहां भारत का एडवांटेज और बढ़ जाता है, क्योंकि वरुण को वैसे भी पाकिस्तान ने एक मैच में खेला, वो T20 वाले फॉर्मेट में, बट इस फॉर्मेट में इनको खेला नहीं है, और तब वरुण पके नहीं हुए थे, अब वरुण पके हुए हैं। तो बढ़िया कि ओवरऑल ऑन पेपर या फिर देखें दोनों टीमों में, जैसे शाहिद ने भी कहा, यूसुफ ने भी कहा कि भारत आगे है, और मैं भी उसी बात पे स्टिक रहना चाहता हूँ कि भारत मैच में अभी तक तो आगे है, बट वो शुरुआत आप कैसे करते हो, दैट्स वेयर यू नो एवरीथिंग स्टार्ट, कि आप किस तरीके से उस दिन उठते हो, कैसा क्रिकेट खेलते हो। और कल बांग्लादेश को अच्छा लपेट लिया 228 पे, 270-80 हो जाते तो शायद मुकाबला किसी तरफ भी जा सकता था। शायद भाई, इस तरह की कंडीशंस इंडिया को ज्यादा सूट करती है पाकिस्तान को? जी जी लाला जी, जिस तरह की हम शुरू में जो हम बात कर रहे थे वो ये कह रहे थे, यही बात हुई थी कि जो कॉम्बिनेशन आप लोगों के भारत की टीम का है वो हर लिहाज से सारे जो बॉक्स हैं वो टिक मार्क हैं, ठीक है ना। तो हर लिहाज से आप चाहे फास्ट बॉलर ले लें, स्पिनिंग, अगर स्पिनिंग ट्रैक होगी देन आपके पास जेन्युइन 3 स्पिनर 4 स्पिनर जेन्युइन हैं। हमारे पास एक जेन्युइन स्पिनर है, बाकी जो है वो पार्ट टाइमर्स हैं। तो आई थिंक कि हर लिहाज से आप लोगों की टीम, और इसीलिए हमने शुरू में, मैं और यूसुफ ने यही बात की कि हमारी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से, पिचेस के हिसाब से ठीक नहीं की गई है। तो मेरे ख्याल में कोई भी कंडीशन हो, आप इंडिया की टीम हर लिहाज से बैलेंस है। हाँ, हमारे हर प्लेयर को, जो मैं पहले बात की है कि हर प्लेयर को परफॉर्म, 11 के 11 लड़कों को परफॉर्म करना पड़ेगा अगेंस्ट वर्ल्ड क्लास टीम भारत। बिल्कुल। यूसुफ, योर टेक ऑन दैट? यूसुफ भाई, सनी भाई ने देखें क्या ज़बरदस्त बात की कि हो सकता है कि 4 स्पिनर से चले जाएं, और इधर हम लोगों ने 1 स्पिनर डाला हुआ है, तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है कि बॉलिंग में हमें मुश्किल हो सकती है, क्योंकि जो मैच हुआ है अभी कल इंडिया और बांग्लादेश का, उसमें स्पिनर के पास कंट्रोल था, सब कुछ चीज़ें थी, तो हमारे पास 1 स्पिनर है, और उनकी जो बैटिंग लाइन है वो बहुत स्ट्रांग है। चाहे कोहली रन्स नहीं कर रहा, लेकिन एक खौफ होता है बड़े प्लेयर का कि ये हमारे ख़िलाफ़ पता नहीं क्या कर देगा। रोहित ऑलरेडी बहुत डेंजरस प्लेयर है, वो जिस तरह खेल रहा होता है, फेयरलेस क्रिकेट खेल रहा होता है, उसे ना आउट होने की कोई फिक्र है, वो सिर्फ आता है टीम के लिए फास्ट रन्स करने के लिए, जो आजकल की मॉडर्न डे क्रिकेट है वैसे वो क्रिकेट खेल रहा होता है। शुभमन गिल बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहा है, नंबर 1 है इस टाइम ODI रैंकिंग में। जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है वनडे क्रिकेट में, मेरा ख्याल वो बहुत डेंजरस प्लेयर होगा, और आई एम श्योर कि वो जैसे जैसे खेलता जाएगा वो और सीखेगा। तो बैलेंस टीम है उनकी, लेकिन ऑन डे जो है पाकिस्तान इंडिया के मैच में प्रेशर बहुत होता है। चैम्पियंस ट्रॉफी की गेम है, किसी भी एक प्लेयर की या किसी एक बॉलर का कोई दिन लग गया पाकिस्तान की तरफ से तो इंडिया को मुश्किल हो सकती है, लेकिन ऑन पेपर पहले भी कहा, अभी भी कहेंगे, बहुत बैलेंस टीम है, सारी चीज़ें उनकी कवर हैं, और ऑलरेडी वो नंबर 1 वनडे रैंकिंग की टीम भी है। अभी इंग्लैंड को भी मारते हुए आ रहे हैं, अपने घर में बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हुए आ रहे हैं।
फुली कॉन्फिडेंट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये है कि ये ऑन डे वाली गेम होती है पाकिस्तान इंडिया मैच जो है। पर सबसे मजे की बात ही यही है पाकिस्तान टीम के लिए ये कहा जाता है कि जी दिल में आती है पर समझ में नहीं आती, और पाकिस्तान टीम किस फॉर्म में निकलती है जिस दिन वो डगआउट से बाहर आती है, पवेलियन से बाहर आती है ग्राउंड में, उस दिन शायद टीम पाकिस्तान को भी नहीं अंदाजा होता कि ये कौन सी वाली पाकिस्तान टीम टर्न आउट की है। सो सनी भाई, कमिंग टूवर्ड्स यू, विराट कोहली की फॉर्म हैज बीन अ कंसर्न फॉर अ वेरी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, और मिडिल ऑर्डर में कहीं ना कहीं इस मामले में अगर टॉप ऑर्डर से, क्योंकि रोहित ने जिम्मेदारी संभाली हुई है, शुभमन गिल ने बड़े अच्छे से वो जिम्मेदारी संभाली हुई है, अगर तो जल्दी विकेटें हासिल हो जाती हैं रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल की, डू यू थिंक कि मिडिल ऑर्डर में आके थोड़ी सी परेशानी हो सकती है इंडिया को? देखिए, अगर किसी भी खेल में, किसी भी फॉर्मेट में अगर ओपनर्स ने अच्छी शुरुआत नहीं करके दी तो फिर दबाव तो जरूर बनता है नंबर 3, 4, 5 पर जो बल्लेबाजी करने आते हैं। पर अगर जो इंग्लैंड के खिलाफ जो अभी श्रृंखला हुई थी, सीरीज हुई थी, वहां पे हमने देखा कि जो 4, 5, 6 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं वो बड़े अच्छे फॉर्म में है। अक्षर पटेल अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी है। तो भारतीय टीम के पास ऑलराउंडर की वजह से जो 3 ऑलराउंडर है, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और रविंद्र जडेजा, उससे जो बैटिंग पहले विकेटें जल्दी जाती है तो भी परेशानी की वजह नहीं होगी, क्योंकि उनके पास वो काबिलियत है कि वो रेस्क्यू कर सकते हैं और बड़ा स्कोर बना सकते हैं। तो एक जमाने में नंबर 6 के बाद में भारतीय टीम के पास बल्लेबाजी नहीं होती थी, अच्छे बल्लेबाज नहीं होते थे। अब हमारे पास हार्दिक पांड्या जैसे है, वो बड़े बड़े हिटर भी है, वो नंबर 6, 7 पर बल्लेबाजी कर सकते हैं। रविंद्र जडेजा भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। इसीलिए अगर पहली 2-3 विकेटें गई तो भारतीय टीम नर्वस तो जरूर होगी, क्योंकि हर एक मैच में नर्वसनेस तो होती है, पर जो परेशानी होती है वो शायद उतनी नहीं होगी। बट सवाल ये भी आ जाता है सवेरा कि इस वक्त पाकिस्तान का माइंडसेट क्या है। मैं समझता हूं इस बात को कि विक्रांत, माजी में ऐसा हुआ करता था, पास में ऐसा हुआ करता था, बट मतलब इस वक्त माइंडसेट क्या है? बिकॉज जब हारते हो आप तो मतलब आप तितर बितर तो हो ही जाते हो ना, कभी कभी हो जाता है। उसके बाद या तो आप उठ के खड़े हो जाते हो या फिर आप ब्लेम गेम खेलते हो। लेकिन मैं सवाल ये जानना चाहता हूं कि बाबर आजम को क्या हुआ? जैसे आपने विराट की ही बात की, विराट तो चलिए एक पीक तक भी गए, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज रहे फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। बाबर को क्या हुआ? बिकॉज बाबर वाज अ प्रॉमिसिंग प्लेयर। मतलब इतनी इनसिक्योरिटी उनको क्यों हुई, ये मैं आपके दोनों एक्सपर्ट से भी जानना चाहता हूं। बिकॉज मुझे ऐसा लगा जब बाबर को कप्तानी से हटाया गया, उसके बाद जब शाहीन को कप्तान बनाया गया, मुझे लगता है कि बाबर को कप्तानी वापस नहीं लेनी चाहिए थी। 4 महीने में तो चोट होती है, उसके घाव नहीं भरते, कप्तानी के घाव। उसके बाद से मैंने देखा आपकी पाकिस्तान की टीम ना तितर बितर हो गई है। आप अगर ये सवाल मेरा आगे पहुंचाएं तो। जी लाला। यूसुफ, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी ये जो बात अभी विक्रांत ने की है। मुझे जो लगता है कि बाबर की टेक्निक में थोड़ा प्रॉब्लम है, मैंने कल भी बताया है। और स्पिनर के अगेंस्ट जैसे हमारे पास्ट में प्लेयर खेलते थे, ज़हीर अब्बास, सईद अनवर, जावेद मियांदाद, ये टॉप क्लास प्लेयर थे, एक्स्ट्रा कवर खेलते थे, स्वीप शॉट खेलते थे, कदमों का इस्तेमाल करते थे। और बाबर का मुझे लगता है कि एक तो टांग उसकी जल्दी क्रॉस चली जाती है स्पिनर पे, ऊपर से ना वो स्वीप शॉट खेलता है, ना रिवर्स स्वीप खेलता है, कदमों का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा, तो वो प्रेशर उस पर आता रहता है। डॉट बॉल जो इतनी ज़्यादा उसकी स्पिनर्स के अगेंस्ट होती है, और मैं हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन इतने टॉप क्लास स्पिनर नहीं है ये अपना वो जो उनका ब्रेसवेल है या वो, और पार्ट टाइमर ग्लेन फिलिप्स भी हमें आगे लगाता है, सेंटनर, ये ऐसे स्पिनर नहीं है कि जिन पे आप इतना फंसें। तो टेक्निक का प्रॉब्लम है, मेंटली कोई है तो ये तो वही बता सकता है कि उसको मेंटली भी कोई प्रॉब्लम है, लेकिन बज़ाहिर जो नज़र आ रहा है टेक्निकल प्रॉब्लम मुझे ये नज़र आ रही है कि उसको इस पे अपना काम करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। चाहे वो उसे 8-10 साल हो गए खेलते हुए, मैं पहले भी कह रहा हूँ सीखने का टाइम कभी भी ख़त्म नहीं होता, जब तक आप ज़िंदा हैं आपको सीखना है। और इसमें मुझे ये प्रॉब्लम नज़र आ रही है, इसको ये जल्द अज जल्द इसको ठीक करना चाहिए। अब सामने अगर हरभजन बॉलिंग कर रहा है, मुरलीधरन, सकलैन, शेन वॉर्न बॉलिंग कर रहा है, तो मुझे थोड़ा समझ आता है कि यार चलो कोई डॉट हो जाए, लेकिन इतना भी डॉट उस टाइम नहीं प्लेयर खेलते थे। ऐसे बॉलर्स के ख़िलाफ़ जो वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं, शाहिद बॉलिंग कर रहा है, कोई और बॉलिंग कर रहा है, तो कोई मेरी समझ से बाहर है कि इतनी ज़्यादा ये हो रही है, इसमें टेक्निक से ज़्यादा और कोई मसला मुझे इतना ज़्यादा नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी टांग पहली क्रॉस चली जाती है, फिर वो स्टक हो जाता है एक जगह पर।
लाला स्लो 50 आई है बाबर की, मगर ये कि क्या उस स्लो 50 से वो कॉन्फिडेंस आगे बिल्ड हो सकता है कि नहीं जी वो उसको पेस करने की कोशिश करें, क्योंकि टाइम तो उन्होंने काफी गुजारा मिडिल में। देखो विक्रांत ने पहले बात की है कि क्या माइंडसेट तो खैर वही बता पाएंगे, लेकिन माइंडसेट आपको कल के मैच में आपका माइंडसेट, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका एटीट्यूड ये मैच जितवाएगा। आप पास्ट में क्या हुआ उसको भुलाना पड़ेगा और आपको एक नए माइंड के साथ जाना पड़ेगा। और इंडिया के खिलाफ जब भी मैचेस होते हैं हमारे, आप ऑटोमेटिकली बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। तो कल का माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है और खास तौर पे रिजवान की लीडरशिप का कल एक इम्तिहान है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। बाकी बाबर के बारे में यूसुफ ने बड़े अच्छी तरीके से बताया और मैं ये कहूँगा कि बाबर आजम, क्योंकि लास्ट मैच हुआ है, कॉन्फिडेंट होगा, 50-50 ही होते हैं चाहे कितनी बॉलों पे हो, लेकिन ये है कि इंडिया के खिलाफ जब आप खेलते हो तो आपने कितना परफॉर्म किया होता है या कितना नहीं किया हुआ होता, वो उस दिन के ऊपर पता चलता है कि आप क्या फील करते हो। तो आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड, आपकी बॉडी लैंग्वेज कल का मैच आपको अच्छा जीत की तरफ लेके जा सकती है अगर ये 3 चीजें आप ग्राउंड में लेके उतरे हैं। जी विक्रांत। नहीं, मैं बिल्कुल सही कहा। बस मैं इतना जानना चाहता था वो कप्तानी वाला, अगर शाहिद भाई अगर उस पर कुछ, क्योंकि मुझे इंडिया में बैठ के ये लगा कि जब एक बार आपकी कप्तानी ले ली जाए, और इंडिया में क्या हुआ पिछले 25-30 साल में देखें, कप्तानी की ट्रांजिशन बड़ी अच्छी होती थी, एक कप्तान से दूसरे फिर आगे। मुझे लगा वर्ल्ड कप 23 के बाद जब बाबर को हटाया गया, शाहीन को बनाया गया, फिर बाबर ने कहा नहीं जी मैं तो फिर कप्तानी करूंगा, फिर हटा दिया गया। मुझे लगा कि आपके ड्रेसिंग रूम में ना उस चीज को लेकर शाहिद भाई खिलाफत हुई है। मेरा ये यहां से मौकिफ है, आई डोंट नो आप क्या कहते हैं। नहीं, खिलाफत का मतलब तो ये नहीं है कि आप अपनी परफॉर्मेंसेस ना देना शुरू करो। खिलाफत का मतलब तो ये तो सब कॉन्टिनेंट में चलता रहता है, पहले भी चलती रही है कप्तानी की चीजें, आवाजें होती रही, आप लोगों की तरफ से भी आवाजें आती रही हैं, लेकिन इसका मतलब तो ये नहीं है कि मैं कप्तान नहीं हूं तो मैं परफॉर्म नहीं करूंगा। ये तो मैं अपने साथ ज्यादती कर रहा हूं ना, मैं तो जान के अपनी परफॉर्मेंस तो खराब नहीं कर सकता। एक पैच आता है, और विराट की बात कर लेते हैं, विराट से नहीं हुए रन हम, लेकिन हम यहाँ बैठे हुए हम ये कह रहे थे कि नहीं उसकी क्लास है, वो करेगा, कमबैक करेगा। तो इसी तरह बाबर भी है, सारा साल उसने 4-5 साल परफॉर्मेंसेस दी हैं, आईसीसी का टॉप नंबर 1 रहा है वो लड़का। अब परफॉर्मेंस नहीं होती, सुनील भाई बैठे हुए हैं यहाँ पे, बड़े प्लेयर है, बड़े बैट्समैन, मोहम्मद यूसुफ बड़ा बैट्समैन रहा है, इन लोगों की परफॉर्मेंसेस नहीं होती। हाँ, परफॉर्मेंस ना होना अलग चीज है, उसको परफॉर्म करना किस तरीके से, वो आर्ट है, वो आना चाहिए एक बड़े प्लेयर को। बिल्कुल इंटेंट जो है वो सामने आनी चाहिए। भजी आपकी तरफ मैं आऊंगी, और जिस तरह अभी मैंने थोड़ी देर पहले सनी भाई से भी ये पूछने की कोशिश की थी, बुमराह के बगैर इंडिया, बहुत ज्यादा उस पर एक डिबेट रही। बुमराह इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर इंडिया इन द रीसेंट पास, ही हैज बीन द स्पीयर हेड बॉलर फॉर इंडिया। ठीक है, शमी ने आपको परफॉर्मेंस देकर दी कल, जो कि सब डाउटफुल थे, इवन रोहित डाउटफुल थे कि पता नहीं किस तरह परफॉर्म करेंगे, क्या शमी की परफॉर्मेंस होगी। बट उसके बावजूद विदाउट बुमराह लेस इंडिया इन फ्रंट ऑफ पाकिस्तान मैटर करेगा। देखिए, बुमराह का नहीं खेलना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी खबर है। भारत ऑब्वियसली चाहेगा कि बुमराह फिट हो, वो खेलें, बट बुमराह फिट नहीं है तो भारत को उसका विकल्प तो ढूंढना ही है। और जो हाल फिलहाल में हमने देखे हैं लड़के, चाहे वो अर्शदीप के रूप में हो, हर्षित राणा अभी नए आए हैं, उनको पहले खिलाया गया, अर्शदीप के आगे उनको खिलाया गया, शमी वापसी कर रहे हैं, कल 5 विकेट लिए, स्पिनर अच्छे हैं। तो बुमराह के बिना भी भारतीय टीम को जीतना आता है और सीखना पड़ेगा। और बुमराह हमेशा के लिए तो खेलेंगे नहीं, कपिल देव साहब नहीं खेले, इमरान खान साहब नहीं खेले, है ना, और बड़े बड़े खिलाड़ी जो है वो खेल के चले जाते हैं। अफरीदी चले गए, है ना, सकलैन मुश्ताक चले गए, यहाँ से अनिल कुंबले चले गए। तो आपको उन खिलाड़ियों को बिना भी जीतना आना चाहिए। और ये बात सही है कि ऑस्ट्रेलिया में बुमराह अकेले पड़ गए थे, अगर उनके साथ शामी वहां होते तो शायद ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी भारत जीत के आता। बट कहीं ना कहीं भारत को ये बुमराह के बगैर सीखना होगा कि कैसे जीता जाता है। अब कोहली है, कोहली नहीं रन बना रहे तो भी भारत जीत रहा है। सो यू हैव टू हैव प्लेयर्स हु आर नॉट काइंड ऑफ उनके ऊपर डिपेंडेंट हो सिर्फ बुमराह पे या कोहली के ऊपर कि ये 2 लोगों की टीम नहीं है। यू नीड 6-7 guys performing at the same time to win championship. 1 or 2 individual can probably win you a game here and there, but if you want to win a competition or a championship trophy या फिर World Cup, you need to have 6-7 guys firing together.
एंड अगर वो होता है तभी जीता जाता है। बुमराह माइनस बुमराह फर्क जरूर पड़ेगा, पाकिस्तान विल बी बिट फीलिंग बिट इजी, पर बिना बुमराह के भारत को मुझे लगता है कि मैच जीतना आता है। और मैं रोहित शर्मा की कप्तानी के बारे में जानना चाहता हूं बिकॉज़ उनके सवेरे 3 महीने ये बड़े बजी का खराब बहुत थे। इंपॉर्टेंट टेस्ट पॉइंट क्रिकेट है। इस पॉइंट पे मतलब मैं भी उन्होंने आपसे नहीं बहुत सोचा दफा था, हमने बात नहीं करता सोचा रहा था हूं कि इतना कि किसी के होने Sorry, से और ना होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपकी बेंच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कोई प्लेयर ना हो। ये बिल्कुल बजी ने बिल्कुल ठीक बात की। अगर आपका कोई प्लेयर ना हो तो आपकी बेंच इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसकी कमी महसूस ना हो। बिल्कुल। तो जो 11, क्योंकि ये कोई टेबल टेनिस या स्क्वॉश का गेम नहीं है, इंडिविजुअल गेम नहीं है, ये 11 लड़कों की टीम होती है। तो मेरे ख्याल में क्योंकि आबादी ज्यादा है, क्रिकेट खेली बहुत ज्यादा जाती है, क्रिकेटर्स बहुत ज्यादा है, तो एटलीस्ट आपके 15 जो बेंच पे बैठे हुए हों, वो जो अंदर खेल रहा हो उसको ये पता होना चाहिए अगर मैं परफॉर्म नहीं करूंगा तो मेरे पीछे एक लड़का बैठा हुआ है जो बिल्कुल रेडी है। तो बेंच स्ट्रेंथ की अगर बात करें, जैसे मैं इंडिया की अगर बेंच स्ट्रेंथ की बात करूं, इसमें अभी आपके पास ये फास्ट बॉलर खेल रहे हैं। अगर इसमें से किसी को बिठाना है तो लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर इनका क्या नाम है उनका, हाँ वो है, पंडित है। तो मेरे ख्याल में इनके पास बेंच स्ट्रेंथ है, किसी के होने ना होने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और यही चीज मैं पाकिस्तान टीम के बारे में भी लाजमी करूंगा कि आपकी बेंच स्ट्रेंथ साइम अयूब नहीं है, ठीक है, कोई मसला नहीं, फखर नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी बेंच स्ट्रेंथ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि उसकी जगह फिल हो सके। वैसे जैसे भज्जी ने कहा कि बुमराह नहीं है तो पाकिस्तान बहुत खुश होगा, मेरे ख्याल से फखर नहीं है तो इंडिया भी बहुत खुश होगा कि अब फखर नहीं है, वरना जो है फखर टॉप दी ऑर्डर आके एक थ्रेट जरूर रहते हैं इंडिया के लिए। सनी भाई, कमिंग टूवर्ड्स यू, और जिस तरह कल ये मुकाबला हुआ इंडिया और बांग्लादेश का, कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पे कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इतना डीप लेकर जाना पड़ेगा इंडिया को ये मैच बांग्लादेश के अगेंस्ट, मगर क्योंकि वो कंडीशंस भी ऐसी थी और डीप ले जाना पड़ा। अब बांग्लादेश को हम जब अभी रेट करते हैं और रीसेंट पास्ट परफॉर्मेंसेस देखते हैं, यस ठीक है इंडिया के खिलाफ आई थी उनकी परफॉर्मेंसेस, मगर अभी रिसेंटली उनकी कोई अच्छी परफॉर्मेंसेस नहीं आई। क्या वो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ कंसर्न बनता है कि जब बांग्लादेश के खिलाफ इतना डीप ले जाना पड़ा मैच, तो ऐसा तो नहीं है कि पाकिस्तान के खिलाफ कहीं फंस सकता है मैच? नहीं, मुझे लगता है कि जो हुआ वो एक्चुअली अच्छा हुआ, क्योंकि उससे भारतीय टीम को जो अपनी डेप्थ थी, मतलब जो टेम्परामेंट की डेप्थ थी, वहां पे उनको जाना पड़ा। जैसे कि शुभमन गिल ने जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से संभाला, केएल राहुल ने शुरुआत में थोड़ी सी धीमी बल्लेबाजी की, पिच को आजमाया, उसके बाद में बड़े शॉट्स खेले, तो उसे मुझे लगता है कि भारतीय टीम को जो प्रैक्टिस मिलनी थी वो प्रैक्टिस जरूरी थी। अब ये अगर होता कि 35 के बाद में अगर बांग्लादेश को 125 में ऑल आउट कर देते तो भारतीय टीम हाँ जीत तो आसानी से हासिल कर सकते थे, पर जो प्रैक्टिस जरूरी होती है, मैच प्रैक्टिस, वो उनको नहीं मिलती। तो मुझे लगता है कि जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, और उससे मुझे लगता है पाकिस्तान के खिलाफ जो कड़ा मुकाबला होने वाला है उसके लिए जो प्रैक्टिस चाहिए थी वो उनको मिल गई। सनी भाई और भज्जू, रोहित शर्मा की कप्तानी, बिकॉज 3 महीने बहुत गंदे थे इंडियन क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में। न्यूजीलैंड आके इंडिया को इंडिया में हरा गया, ऑस्ट्रेलिया में जाके हम हारे। रोहित शर्मा के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल था, वो तो एग्जिस्टेंस का सवाल था ना। वो 100, उसके बाद कल भी उन्होंने 41 रन परसों बनाए। भज्जू, आप उनकी कप्तानी को कैसे देखते हैं? बिकॉज ये मैंने देखा, बहुत लोगों से सुना कि जी पाकिस्तान से ही बात आई, उन्होंने कहा देखो रोहित शर्मा खुद करता है, रोहित शर्मा एक कप्तान है, वो कहता है मैं प्रेशर देता हूं नई बॉल पे, शुभमन यू प्ले योर नेचुरल गेम। ऑन द कॉन्ट्ररी पाकिस्तान में उल्टा हुआ कि बाबर ने ये कहा मैं सीनियर प्लेयर हूं, बट मैं सामने वाले तू प्रेशर ले, मैं आराम से खेलता हूं। आप रोहित शर्मा द कैप्टन को, रोहित शर्मा दी ओपनिंग बैट्समैन को वनडे क्रिकेट में, भज्जू पाक कैसे देखते हो आप? रोहित शर्मा मेरे लिए हमेशा से एक ऐसा खिलाड़ी था जो सेल्फलेस खिलाड़ी, जो पहले टीम को रखता है, बाद में अपने बारे में सोचता है, और ऐसा कप्तान होना बड़ा जरूरी है कि वर्ल्ड कप, चाहे वो 2023 का वर्ल्ड कप 50 ओवर का भारत हारा है, बट उसमें अगर रोहित शर्मा का इंटेंट देखिए आप कि किस तरीके से बल्लेबाजी करी, जो आपका लीडर है ना वो ऐसा स्ट्रांग होना चाहिए जो एग्जाम्पल सेट करे, और रोहित शर्मा वो एग्जाम्पल सेट करते हैं कि पहले 10 ओवर हमें वो हार्ड बैटिंग करनी है, पावर प्ले में वी हैव टू गो 70-80 व्हाटएवर बेस्ट वी कैन गेट, क्योंकि उसके बाद पिच स्लो होने वाली है, रन गति जो है वो कम हो जाएगी, उतनी आसानी से रन बनेंगे नहीं। और कल भी अगर वो रोहित के 41 रन अगर आप निकाल लें जो उन्होंने तेजी से ऊपर से बनाए हैं, क्योंकि वो कंडीशंस को जानते हैं कि जैसे जैसे मैच होगा पिच धीरे होगी, फिर सिंगल डबल में गेम चलाना पड़ेगा,
और वहां पहले 10 ओवर लूट लो। तो रोहित शर्मा एज ए कैप्टन, एज ए लीडर, एज ए प्लेयर, ही इज ए सेल्फलेस मैन, he is someone who have lot of respect in this dressing room, जो पहले टीम को रखता है और उसके बाद फिर बाकी की चीजें सोचता है कि पहले टीम कैसे बेहतर करे। और उस तरीके से जब आपके पास लीडर होते हैं तो फिर आप more number of time you'll win competitions rather than you are on the receiving end. सनी भाई, हाँ क्योंकि देखिए, रोहित विराट 1 2 3 भी है, मतलब अगर आप रोहित विराट का चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा नहीं जाता तो इसका मतलब आप अक्सर 20 दो आउट हुआ करेंगे। इन दोनों का चैंपियंस ट्रॉफी अच्छा इंडिया के लिहाज से जाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए उनके पास कितना अनुभव है, एक्सपीरियंस भी है ना। तो एक्सपीरियंस के साथ आपको जो भी परिस्थिति होती है, जो भी सिचुएशन होती है, उसका सामना करने के लिए आसान बनता है। तो रोहित शर्मा जो एक ऐसे खिलाड़ी है जो अपने बारे में सोचते नहीं, अपने रिकॉर्ड के बारे में सोचते नहीं, अपने रन्स के बारे में हाँ जरूर चाहते कि बड़े रन करें, पर जो उन्होंने एक टेम्पलेट लगा दिया है भारतीय क्रिकेट की बल्लेबाजी के लिए, खास करके व्हाइट बॉल क्रिकेट में, कि शुरुआत से जो 2 फील्डर होते हैं, सिर्फ 30 मीटर के बाहर जो रेखा होती है उसके बाहर सिर्फ 2 फील्डर होते हैं, उसका फायदा उठाने के लिए शुरुआत से वो बड़े शॉट्स खेलने के प्रयास करते हैं। वहां पे उनको देखिए वो 40 होंगे, 49 होंगे, तो फिर वो अपने 50 के बारे में सिंगल नहीं लेंगे, वो 49 होंगे फिर भी छक्का मारने की कोशिश करेंगे, आउट हो सकते हैं। तो यही तो उनकी सबसे बड़ी बात है कि वो अपने पर्सनल स्कोर में इंटरेस्ट नहीं है उनको, वो चाहते हैं कि टीम का स्कोर ज्यादा से ज्यादा बढ़े और उसी के प्रयास में वो होते हैं। और कल भी देखा हमने कि 10वीं ओवर में आउट हो गए। जो वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ था 2023 में, वहां पे भी 10वीं ओवर में आउट हो गए, क्योंकि वो आखिरी 2-4 गेंदें थी, उसके बाद में और 4 फील्डर फिर बाहर होने वाले थे 30 मीटर रेखा के बाद। तो ये जो उनकी नेचर है, उससे बाकी की सारी टीम है ना, वो जानती है कि हमें टीम के लिए खेलना है, और यही तो सबसे बड़ी बात है। और इसी की वजह से तो भारतीय टीम जो सफल हुई है पिछले कुछ सालों में, वो उनकी कप्तानी की जो नेचर है, एटीट्यूड है, उसी की वजह से। सवेरा, ऑल योर्स। बिल्कुल, उनका नो डाउट अबाउट इट, रोहित का एटीट्यूड हमने देखा है और वाकई वो टीम के ऊपर बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है। बट मेरा ख्याल से जो पहला मैच है उसमें हम मोहम्मद रिजवान को जज नहीं कर सकते। देयर वर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, फ़खर का जो है इंजर्ड हो जाना, उस पर हौश पौश हो जाना। अब एक स्टेबिलिटी आएगी लाला, इमाम और बाबर आपको ओपन करते हुए दिखेंगे। दे वुड बी अ प्लान इन एक्शन, कहीं पता चलेगा और इवेंचुअली इन कंट्रोल आएंगी चीज़ें। सो मेरे ख्याल से दैट वुड बी एन ईजी फेस। सवेरा, प्लान तो बनते हैं लेकिन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना पड़ता है, ठीक है, तब प्लान्स बनाने का फायदा या लंबी लंबी मीटिंग करने का फायदा होता है। तो अब जैसे इमाम की हम बात कर रहे हैं, हाँ, एक जेन्युइन ऑलराउंडर, एक जेन्युइन बैट्समैन जिसको टीम में होना चाहिए था, अब वो आया है टीम में, इसलिए कि उसने काफी पास में बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज रही हैं। हमारे लिए भी सरप्राइजिंग था कि उस जैसा ओपनर नहीं है टीम में, और जो हम स्पिनर्स की भी बात करते हैं कि होना चाहिए एक और स्पिनर, तो मेरे ख्याल में एक क्लियर माइंड के साथ एक बड़ी टीम के खिलाफ जाना पड़ेगा कल। जो भी डिसीजन लें उस डिसीजन को सारे प्लेयर्स बैक करें। यहाँ पे जो कप्तान लीडरशिप की बात हो रही है, तो रिजवान के अंदर क्वालिटी है, रिजवान की बॉडी लैंग्वेज, वो फाइटर है, टीम को लड़वाना जानता है वो लड़का, और उस पे मेरी ज्यादा जो नजरें होंगी वो कप्तान के ऊपर होंगी, कप्तान की बॉडी लैंग्वेज पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज पे मेरी नजर होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ मुझे अपने लड़कों पे कॉन्फिडेंट भी, आई नो कि हम जितने स्पिनर्स होने चाहिए थे हमारे वो नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे लड़के फाइट करेंगे। जी यूसुफ, आप क्या कहते हैं? बस सवेरा मैं कहना चाहूंगा, गेम को डीप ले जाने की बात करते हैं, न्यूजीलैंड को जिस तरह हमने देखा, स्लो एंड स्टेडी, विकेट्स इन हैंड और उसके बाद चार्ज करना, व्हाट डू यू थिंक यूसुफ? न्यूजीलैंड जिस तरीके से खेला है, जिस तरह वो टीम को लेके चले हैं, ये एक जबरदस्त प्लानिंग नजर आ रही थी उनकी, और प्लानिंग में वो कामयाब हैं। और उन्होंने अपने जो पीछे ऑलराउंडर्स थे उनके लिए प्लेटफॉर्म सेट किया। हालांकि उनमें से एक की बारी आई, वो भी आखिरी 1-2 बॉल पर, लेकिन ग्लेन फिलिप्स भी गो के प्रॉपर बैट्समैन है, लेकिन वो जो सिचुएशन उसको मिली वो आइडियल थी।
इसी तरह की कोई प्लानिंग हमें करनी पड़ेगी अपनी बैटिंग में भी, कि हम स्कोर भी करें, लंबा भी चले जाएं, स्ट्राइक रोटेट करते रहें, डॉट बॉल कम से कम खेलें, क्योंकि जब डॉट बॉल पड़ती है और साथ ही विकेट गिर जाए तो आने वाले प्लेयर पर और प्रेशर डल जाता है। तो इसलिए आजकल की क्रिकेट में तो वैसे ही बड़े रन्स करने होते हैं, 300 प्लस 350 इतने रन्स करने होते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डॉट खेलेंगे तो प्रेशर अपने आप पर भी आता है, दूसरे प्लेयर्स पे आता है, और जो बाद में हमने हिटर रखे हुए हैं, जो आप खुशदिल शाह है, उस पे ऊपर भी बहुत प्रेशर आता है कि वो अब विकेट को स्टे करें या तेज़ खेले। तो इस तरह के प्लेयर पे डबल माइंड हो जाते हैं। तो हमें अच्छा प्लेटफॉर्म देना है अपने पिछले बैट्समैनों को, ताकि वो अपनी आइडियल सिचुएशन में आके ऐसी क्रिकेट खेलें कि हम 300 प्लस तक ले जाएं। सवेरे ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मोहम्मद यूसुफ ने कहा, डॉट बॉल्स वाला, और हम बात करते रहे 2011 का जो सेमीफाइनल हम मोहाली में खेले थे, हमने बहुत अच्छा स्टार्ट किया था, लेकिन हम डॉट बॉल्स इतनी खेल गए थे जिसकी वजह से प्रेशर आना शुरू हो गया था। तो वेरी गुड पॉइंट मोहम्मद यूसुफ का कि डॉट बॉल को सिंगल में कैसे कन्वर्ट करना चाहिए, ये बैट्समैनों को आना चाहिए। जी विक्रांत। सवेरा बस मैं बहुत बहुत शुक्रिया आपका, शाहिद भाई का, यूसुफ भाई का, भज्जूपा का, सरी भाई का। पर एक बस जाते जाते ये मुझे लग रहा है कि जो मैं आपके लेजेंड्स को भी सुन रहा हूं, वो उम्मीद कर रहे हैं। अब सवाल यही आ जाता है कि जब इंडिया पाकिस्तान संडे, वो उम्मीद असलियत में कौन सी टीम बदलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। क्या चैंपियंस ट्रॉफी भी इंडिया ही जीतेगा? चैंपियंस ट्रॉफी की लाइव कवरेज दुबई से सीधा मेरे साथ, और साथ ही स्टूडियो में गर्मा गर्म बहस। आप भी जुड़िए स्पोर्ट्स तक के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी के सफर में। फटाफट से सब्सक्राइब करिए।